गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वन शॉट। ना स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसमें से हमको नीट में दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक एक करके हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, ठीक है। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट जैसे आप लोग ने कभी नाम सुना होगा कार्नालाइट, दिख रहा है। कार्नालाइट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? KCl.MgCl2.6H2O। आप बताओ कार्नालाइट के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है बच्चों? एक तो K प्लस है, Cl माइनस है और Mg2 प्लस है, ठीक है। ये जो कार्बोनाइट है वो इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी आयंस होते हैं इन सबका टेस्ट पॉजिटिव देता है। अगर मैं लैब में कार्बोनाइट को एक टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करूं और उसके अंदर के प्लस का टेस्ट करना चाहूँ तो के प्लस का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, Cl माइनस टेस्ट का पॉजिटिव आएगा, Mg2 प्लस का भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब ये आपके अंदर अपने अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं सबका पॉजिटिव देते हैं। अगर सबका टेस्ट पॉजिटिव देते हैं तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? डबल सॉल्ट। जैसे कार्नालाइट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है। तो कार्नालाइट एक डबल सॉल्ट है जो कि आपके अंदर प्रेजेंट जितने भी आयंस होते हैं सबका टेस्ट पॉजिटिव देता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, FeCN2.4KCN। मैं मुंबई में रहती ये भी कम ये भी कंपाउंड दिखने में तो बच्चों कैसा है? डबल सॉल्ट जैसे ही है, बराबर है। इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? इसके अंदर Fe+2 प्रेजेंट है, Cn माइनस प्रेजेंट है और K प्लस आयन प्रेजेंट है। ये K प्लस का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये Fe2 प्लस का नेगेटिव देता है और Cn माइनस का भी नेगेटिव टेस्ट देता है। तो ये सबका आयंस का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है क्या? नहीं। ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बच्चों सॉल्ट ही है, लेकिन वो हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। तो याद रखना, डबल सॉल्ट हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। तो जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसके पीछे का, तो हमने पता चला कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसे K4 है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Cn है और ये 6 है। ये कंपाउंड कुछ अलग टाइप का होता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक पार्ट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट होता है। ध्यान से देखो, तो दोनों पार्ट अलग अलग है कि सेम है बच्चों? अलग अलग है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है, यहाँ पे जो मेटल होता है ये मेटल है, और जिस मेटल के साथ जो होता है इनको हम लोग लिगैंड्स बोलते हैं। इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो आयोनिक बॉन्ड तो पानी में जाने के बाद टूट जाता है, और जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटता नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे कंपाउंड्स में हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो के है वो तो आपका टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि वो तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो तो सेपरेट हो जाएगा, के प्लस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आयन्स है वो कभी भी सेपरेट होंगे नहीं, Fe2 प्लस और Cn माइनस बनेगा ही नहीं, और बनेगा ही नहीं तो वो टेस्ट पॉजिटिव देगा ही नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक चीज याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे आगे ध्यान देना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में होता है एक मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और यहाँ पे बीच में होता है बच्चों लिगैंड, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये
लिगैंड्स बेसिकली होते क्या है? लिगैंड्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको लिगैंड्स बोलते हैं, याद रखना। और ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। कितना उसके अंदर डोनेटिंग साइट्स है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स। नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स के हिसाब से लिगैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। जैसे मोनोडेंटेट लिगैंड्स। मोनोडेंटेट लिगैंड्स वो लिगैंड्स होते हैं जिनका डेंसिटी 1 होता है, मतलब वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। और दूसरे होते हैं पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट लिगैंड वो होते हैं जिनका डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। अभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मोनोडेंटेट लिगैंड जो होते हैं, ठीक है, वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे हमारे पास है Cl-, Br-, I-, वो अनायनिक भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो कटायनिक भी हो सकते हैं। जैसे N2H4, N2H5+, इसको हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं। NO+, ये सब कटायनिक है। मेजरली दे आर आइदर न्यूट्रल और अनायनिक। ठीक है। इनका डोनेटिंग कैपेसिटी सिर्फ एक ही होता है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि पॉलीडेंटेट लिगैंड में अगर डेंसिटी 2 है तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगैंड। अगर डेंसिटी 3 है तो उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगैंड। डेंसिटी 4 है तो टेट्रा, 5 है पेंटाडेंटेट, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हेक्साडेंटेट। अगर डेंसिटी 2 है तो इसका एक एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा इथिलीन डायमाइन। और इथिलीन डायमाइन जो होता है, इट्स अ बाइडेंटेट लिगैंड। और इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर होता है CH2NH2, यहाँ पे भी वापस CH2 और यहाँ पे NH2। ठीक है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास में बच्चों कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये एक लोन पेयर इधर है ऐसा, और दूसरा लोन पेयर इधर है। तो ये कभी भी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर ये डोनेट कर सकता है तो मुझे था यहाँ पे, जैसे अगर ध्यान से देखूंगा तो ये इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इधर एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, तो यहाँ पे एक रिंग बन रहा है बच्चों। और सबको पता होगा रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? चिलेट। चिलेट बोलते हैं। तो याद रखना, अगर चिलेट बन रहा है तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे आपका चिलेट बनेगा। और चिलेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है सबको? 657। 657। 657। 6 मेंबर रिंग होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल। इसको बोलते हैं इथिलीन डायमंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? EN बोलते हैं बच्चों। इसका डेंसिटी कितना है? 2 है। जबकि अगर कोई पूछे कि इसका चार्ज कितना है तो 0 आएगा। बच्चों इसमें किधर चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? नहीं। प्लस माइनस कुछ दिख रहा है? नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज होता नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे बाइडेंटेट लिगैंड में, तो वो है बेटा ऑक्सलेटो आयन। नाम सुना होगा C2O4 2-। ऑक्सलेटो आयन जो है वो भी एक बाइडेंटेट लिगैंड है, जिसमें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऐसे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे था इसका डेंसिटी कितना है? 2 है। और चार्ज कितना है? माइनस। -2 है बच्चों। चार्ज कितना है? -2 है। ये भी एक चिलेटिंग लिगैंड है। अभी मैं एक आपको सिंपल सा स्टेटमेंट बताता हूँ। मेरे पास अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एक में बच्चों चिलेटिंग लिगैंड है, बराबर है, एक में अगर चिलेटिंग लिगैंड है तो वो मोर स्टेबल होता है, याद रखना। इट विल बी मोर स्टेबल। और एक में चिलेटिंग लिगैंड नहीं है, और अगर चिलेटिंग लिगैंड नहीं है तो इट विल बी लेस स्टेबल। ठीक है, याद रखना। जिसमें चिलेटिंग लिगैंड रहेगा वो मोर स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी किसी का डेंसिटी 3 होगा, डेंसिटी 3 रहेगा, तो बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइन। डाइन मतलब डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। ना डाई इथिलीन ट्राइअमाइन क्या होता है? ये देखो, ये आपका इथिलीन है, उसमें एक और बार इथिलीन है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे NH इधर है, और इधर भी एक NH है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और यहाँ पे तीसरा लोन पेयर, बराबर है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अपने पास में मेटल होगा प्लस वाला, बराबर।
तो यहाँ पे मुझे था एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनेगा, देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो बच्चों मुझे बता इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने, 3 बनाए। तीन। तो इसलिए याद रखना इसका डेंसिटी है आपका 3, और चार्ज कितना है बच्चों, 0 है, देख लो। और यहाँ पे कितने रिंग्स बने, दो। तो आज के बाद याद रखना आरपी ट्रिक, नंबर ऑफ चिलेट्स इज इक्वल टू डेंसिटी -1। जो भी डेंसिटी रहेगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ चिलेट्स मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ चिलेट जो होता है इट इज इक्वल टू डेंसिटी -1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे आपको कि डेंसिटी 6 वाला कौन है, तो पूरे क्लास को पता होगा ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमाइन Diamond. टेट्रा Tet- एसीटेटो, ठीक है। अगर हम बात करें इथिलीन डायमाइन, इथिलीन का मतलब क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। डायमाइन मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, और उसके ऊपर दो दो हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा, समझा। तो CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर O के ऊपर माइनस, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस। अगर हमारे यहाँ पे बच्चों टेट्रा एसीटोटो है, बराबर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर में एक मेटल आ गया, बराबर है, तो नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। यहाँ पे से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा। टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए बेटा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो याद रखना इसका डेंसिटी कितना है, 6 है, लेकिन चार्ज बच्चों -4 ही है, देख लो। चार्ज -4 कैसे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है। तो डेंसिटी कितना है, 6 है, सिक्स। पर चार्ज कितना है, Char. -4 है, ठीक है। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स। सेकेंड आता है बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, दे आर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव लिगैंड्स, नेगेटिव लिगैंड्स एंड न्यूट्रल लिगैंड्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तीसरा आता है डोनेटिंग साइट के ऊपर, और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड जो होते हैं, ऐसे लिगैंड्स होते हैं जिनके पास में दो डोनेटिंग साइट होते हैं, बट डोनेट किसी एक के थ्रू ही करते हैं। जैसे अभी NO2- है, NO2- जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे डोनेटिंग साइट्स कितने हैं, दो है। और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड का और एक एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है, ये देखो, ये रहे। NO2- में N भी हो सकता है, ON भी, O भी हो सकता है, साइनाइड में C भी हो सकता है, N भी हो सकता है, HCN में S भी हो सकता है, और N भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एम्बीडेंटेड लिगैंड। उसके बाद में हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का एक डेफिनेशन है, एकदम सिंपल है, इट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। इट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, ठीक है। कितने लिगेंड्स हैं मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी। उसका डेंसिटी कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है K3FeEN थ्राइस, है ना। तो अभी मुझे बता इसमें लिगैंड कौन है बच्चों, एन। बोलो। EN इज ए लिगैंड ना। अगर यहाँ पे EN बच्चों लिगैंड है, तो EN कितनी बार है, बोलो, 3 बार है ना। Timber. हाँ, तो कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 इंटू डेंसिटी कितना होता है EN का, तो 2। EN का डेंसिटी होता है बच्चों, देखो 2 इधर। तो अगर डेंसिटी 2 है, तो 3 × 2 इट विल बी इक्वल टू 6। जैसे अगर नेक्स्ट आपने पूछा किसी ने PT Cl2 BrNI,
है ना। किसी ने आपको ये पूछा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। फोर। प्लैटिनम तो सेंट्रल एटम है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, 1 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, 1 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयोडीन। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है सबको। चल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया समझो किसी ने कि कोबाल्ट C2O4 2 टाइम्स, En 1 टाइम्स, बराबर है। इसका पूछ लिया किसी ने, बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू C2O4 टू टाइम्स है तो 2 ब्रैकेट En 1 टाइम है। बताओ C2O4 का डेंसिटी कितना होता है, टू। 2 हो जाएगा। हम्म। टू। और En का भी डेंसिटी 2, 2 2 जा 4, टू। 4 + 2 कितना हो जाएगा अपना, सिक्स। 6 हो जाएगा। सबको समझा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। ना व्हाट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम लोग ने रेडॉक्स में सीखा है वही है बच्चों। ये कौन है वॉइस चैट शुरू कर रहे हैं इधर। आदर्श। आदर्श है सर। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम लोग ने रेडॉक्स में किया था वही है बच्चों। जैसे K3 है, FeCN6 है, बराबर है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 3 इंटू पोटेशियम का +1, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। 6 में से 3 गया, इट विल बी -3, उधर गया तो +3। नेक्स्ट सपोज किसी ने पूछा आपको कोबाल्ट C2O4 3 टाइम्स Cl3, बराबर है। 1 मिनट रुक जाओ। हम्म। इधर -3 लिखा हुआ है समझो, बराबर है। बताओ क्या करेंगे, कोबाल्ट को कितना लिखेंगे, 1 इंटू x, 3 इंटू ऑक्जेलेटो का कितना होता है -2 ना, इक्वल्स टू -3। सो x विल बी इक्वल टू +3 हो गया। थर्ड एग्जाम्पल PT Cl2Br I -2, बराबर है। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बोलो। x +2 इंटू -1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। ये -2 कैंसल, ये -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा। सबको समझा। नंबर 4, यस। एक एग्जांपल और करते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आया CuNH3 4 टाइम्स एंड यहाँ पे 2+, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, x +4 इंटू 0 इक्वल्स टू +2, x इज इक्वल्स टू +2। समझा सबको। यस। तो ये हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में हम लोग को जरूरत पड़ती है बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर ना, अगर हम लोग बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है, बराबर है। तो बच्चों इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपने को पहले समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, रूल्स। रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना, पहले कटायन का नाम लिखते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। पहले हमेशा कटायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, अनायन का नाम लिखेंगे। ये दिमाग में बिठा लो सब लोग, पहले कटायन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डैश अनायन, ठीक है। तो बच्चों कटायन पहले फिर अनायन। दूसरा रूल नंबर 2, अगर कटायन है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कटायन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझे, देखो ये देखो, बता दो देखो, कटायन आपका सिंपल हो सकता है बच्चों, अनायन भी सिंपल हो सकता है। कटायन आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अनायन आपका सिंपल हो सकता है। कटायन आपका सिंपल हो सकता है, अनायन आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको
चार चीजें देखने को मिल सकती है बच्चों। देखो, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल, ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स, या तो दोनों कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास NaCl है बच्चों। तो ये देखो, ये कटायन, ये अनायन, दोनों सिंपल ही है। दोनों के दोनों क्या है, सिंपल। कटायन कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं ये वाला, CONH3 6 टाइम्स, और यहाँ पे Cl3। तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे एक कटायन है, देखो पहले हमेशा कटायन आता है। तो कटायन कैसा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? कॉम्प्लेक्स। और ये वाला देखो, ये कॉम्प्लेक्स। अनायन है, ये अनायन देखो, अनायन कैसा है, सिंपल। सिंपल है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, समझो, K3FeCN6, K3FeCN6 बराबर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कटायन है बच्चों, ये देखो, ये कटायन है, सिंपल है, देख लो। और जो अनायन है वो कैसा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। और लास्ट एंड फाइनल क्या हो सकता है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप बताओ, ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, कटायन, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स। होगा वो क्या हो जाएगा, अनायन। सिंपल। तो ये रूल नंबर 1 याद रहेगा सबको। यस सर। नेक्स्ट बच्चों, ये तो हो ही नहीं सकता हमारे सिलेबस में, क्यों, क्योंकि इसमें तो कॉम्प्लेक्स वाला कोई पार्ट ही नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों फिर इसको। तो आते हैं रूल नंबर 2। अगर आपका कटायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कटायन, ठीक है, तो बच्चों इसका रूल एकदम सिंपल है। पहले हम लोग नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड के बाद में हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का। सेंट्रल मेटल आयन के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लगे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद वर्ड लिखेंगे आयन। अगर लिगैंड एक से ज्यादा है तो वी आर गोइंग टू यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगैंड अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। अगर कोई लिगैंड 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो हम लोग डाई यूज करेंगे। 3 बार आ रहा है तो ट्राई यूज करेंगे। 4 बार आ रहा है तो टेट्रा यूज करेंगे। लेकिन अगर नाम में ही, लिगैंड के नाम में बच्चों डाई ट्राई टेट्रा है, अगर लिगैंड के नाम में ही, तो 2 होगा तो 20 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, 20। This 3 है तो हम लोग ट्रिस यूज करेंगे, और 4 है तो this टेट्राकिस यूज करेंगे। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बराबर है। सेंट्रल मेटल आयन, जैसे अभी आयन है तो आयन ही लिखेंगे, गोल्ड है तो गोल्ड ही लिखेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखेंगे, मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फिर आयन। उसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स अनायन है, कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन, बच्चों कटायन की जगह पे न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स अनायन है तो इसमें हम लोग पहले नाम लिखते हैं लिगैंड का। लिगैंड के बाद में सेंट्रल मेटल आयन, फिर इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है 8। 8 के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, फिर वर्ड लगता है आयन। लिगैंड जो होते हैं, दे आर ऑल्सो रिटन इन डैश ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड रेस्ट पार्ट इज सेम, खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा 8 लगेगा। जैसे अगर मेरे पास में Fe है तो हम लोग लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे बच्चों, फेरेट लिख देंगे। उसके बाद में अगर मेरे पास में मान लेते हैं प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, पैलेडियम है तो पैलाडेट, ठीक है। उसके बाद में क्रोमियम है तो क्रोमेट, एंड सो ऑन। इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। समझ में आया सबको, ये रूल्स याद रखना। अभी मैं 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ, आपको एक आइडिया आएगा। मान लेते हैं हमें कंपाउंड दिया है कि 3FeCN6, ऐसा नाम दिए है, बराबर, ये कंपाउंड दिए है। इसका नाम लिखना है, तो बच्चों कैसे नाम लिखेंगे, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन है, कटायन, और ये कौन है, अनायन। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, कटायन पता का। है। और दूसरी बात, इसमें बच्चों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। आपको नहीं जमता है तो एक्स मेथड से कैलकुलेट करो। तो इसका नाम क्या आएगा, पहले कटायन, कटायन का नाम क्या आएगा, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया, ट्राई पोटेशियम मत लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उसको एक ही बार लिखते हैं। खाली क्या लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद में इसका नाम आएगा हेक्सा। हेक्सा क्यों, 6 बार है, हेक्सा साइनाइडो। क्या नाम है इसका, साइनाइडो। मैं आप लिगेंड्स के नाम का लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है।
तो आपको इजी पड़ेगा। हेक्सासाइनाइड बच्चों आयन आएगा कि फेरेट आएगा? ये फेरेट। फेरेट अनायनिक है। आएगा। फेरेट और रोमन नंबर 3, बस हो गया हम्म, खत्म। इसमें आयन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आयन कब आते लगता है? जब खाली चार्ज होता तो, ऊपर चार्ज होता तो। नेक्स्ट, किसी ने अगर आपको लिख के दिया ये वाला कंपाउंड कोबाल्ट, NH3 4 टाइम्स Cl और Br, बराबर है, और यहाँ पे लिख दिया है खाली Cl, बस। अभी बताइए इस कंपाउंड में मुझे बताओ, जो फर्स्ट पार्ट है वो कटायन है कि अनायन है? कटायन बोलो है। बच्चों। बताए। कटायन। तो क्या इसके बताए। अंदर मुझे बताओ, क्या इसके अंदर आप बताओ कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा? कोबाल्ट। इसमें सिर्फ कोबाल्ट कोबाल्ट आएगा। आएगा। कोबाल्टेट कैसे आएगा? कोबाल्ट आएगा ना। हाँ। हम्म। हम्म। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों लिगेंड्स कौन कौन से? अमाइन है, अमाइन में डबल एम आता है। अमाइन भी है, क्लोराइड भी है और ब्रोमाइड भी है। तो बच्चों अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आता है, तो क्या लिखोगे? टेट्रा अमाइन। फिर क्या आएगा? ब्रोमिडो, बी स्टैंड सेकेंड आता है। ब्रोमिडो, क्लोरिडो, ठीक है ना। कोबाल्ट, कोबाल्ट का रोमन नंबर कितना आ रहा है बच्चों? 3 ना। और ये जो मैंने ब्लू वाला कलर किया, ये वाला, ये क्लोराइड आएगा कि क्लोरिडो आएगा बच्चों? क्लोरीडो। क्लोराइड आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लिगैंड थोड़ी है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आता है उसका तो नाम काउंटर आयन होता है ना, और काउंटर आयन में हम लोग कोई लिगैंड का नाम आता नहीं है, तो इसका नाम क्या आएगा? क्लोराइड। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज, सपोज आपको ये एग्जांपल आया, AgNH3 ट्वाइस NOH, करेक्ट है। आप बताइए इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? बताओ, ये कटायन है और ये अनायन है, बराबर है। Ag यहाँ पे +1 है, तो क्या नाम आएगा इसका? डायन। डाई, डायमाइन सिल्वर, रोमन नंबर 1 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, समझो ये क्वेश्चन आया, AgNH3 2 टाइम्स AgCN 2 टाइम्स, है ना। बताओ, आप बताओ इसमें पहला वाला जो पार्ट है वो क्या है? कटायन है कि अनायन है? कटायन। कटायन। और दूसरा वाला पार्ट अनायन है, बराबर है। सिल्वर का तो सबको पता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है। तो बच्चों इसका नाम बताओ। इसका नाम कटायन के हिसाब से बनाएंगे, इसका नाम अनायन के हिसाब से बनाएंगे, बताओ। डायमीन। डाई, डाई अमीन सिल्वर, रोमन नंबर 1 डाई साइनाइडो सिल्वर। सिल्वर आएगा कि अर्जेंटेट आएगा? इसमें अर्जेंटेड आएगा। अर्जेंटेट आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनायनिक। अनायनिक है ना। अनायनिक। हाँ, क्योंकि ये अनायनिक आयन है ना। अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो नाम में 8 आता है। नेक्स्ट, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हम लोग ने, COEN ट्वाइस Cl2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को दिया है बच्चों -+1, सपोज इतना ही दिया है, बताओ। तो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? इसमें बिस आएगा, इथिलीन डायमाइन का ई आता है और क्लोरिडो का सी आता है, तो पहले क्या आएगा? इथिलीन डायमाइन आएगा कि क्लोरिडो आएगा बच्चों? बोलो, बोलो। इस बिस इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन, ठीक है। फिर नाम क्या आएगा? डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, रोमन नंबर कितना? 3। और यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? आयन। सबको समझा? नेक्स्ट, अभी हम लोग एक काम करते हैं, रैंडमली यहाँ से समझो कोई कंपाउंड उठाते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो ये सब क्वेश्चंस। यहाँ पे ट्वाइस है, हाँ, बराबर है। अगर मान लेते हैं हम लोग इसमें से कोई भी एक कंपाउंड उठाते हैं, ये देखो, ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, नहीं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? बोलो। यहाँ पे क्या आएगा? ट्राई अमाइन है और डायमीन। यहाँ पे ट्राई एक्वा है। अमाइन पहले आता है कि एक्वा पहले आता है? अमाइन। अमाइन पहले आएगा। तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम रोमन नंबर 3 और क्लोराइड आएगा। समझा? ऐसे किसी का भी अपन नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर समझो मान लेते हैं इसका नाम लिखा हमने, इसका नाम 15 वाले का क्या नाम आएगा? बोलो, बोलो। यहाँ पे क्या आएगा?
ट्राई अमाइन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, एन। एन क्यों? क्योंकि एन के थ्रू जुड़ा है। एन कोबाल्ट, रोमन नंबर कितना आएगा 3, और बाहर आएगा एक क्लोराइड। ठीक है, और ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था। तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेमिंग। अभी इसमें आईयूपीएसी नेमिंग में एक और केस भी आता है बच्चों। आपको नाम दिया होगा और आपको फॉर्मूला पूछेंगे। नाम दिया रहेगा और फॉर्मूला पूछेंगे। जैसे कि रैंडमली एक कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ से, पेंटा अमाइन, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट रोमन नंबर 3, पेंटा अमाइन। ठीक है, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। ठीक है, पेंटा अमाइन, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट रोमन नंबर 3, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट, कोबाल्ट रोमन नंबर 3। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? इसके नाम है, मुझे था कोबाल्ट है कि कोबाल्टेट है बच्चों? कोबाल्ट। हाँ, तो कोबाल्ट है, इसका मतलब इसका कटायनिक होगा ये बच्चों। क्या हो जाएगा? कटायनिक। तो बताओ, पेंटा अमाइन मतलब इसमें NH3 कितनी बार? 5। 5 बार। नाइट्राइटो ओ बोला है ना, मतलब ONO, और यहाँ पे कोबाल्ट आएगा। और इसके ऊपर का चार्ज भी डोंट नो, कटायनिक है ना, बट वी डोंट नो द चार्ज। तो हम लोग क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे? एक्स। अभी इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। बताओ, कोबाल्ट का कितना है? इधर ही बोला उन्होंने 3 है, तो 1 × +3, 5 अमोनिया का तो 0 होता है, नाइट्राइटो का -1 होगा, इक्वल टू एक्स। ये 0 3 में से 1 गया, आंसर इज +2 हो गया। तो इस एक्स की जगह पे कितना आएगा बच्चों? प्लस +2 आएगा। +2, वेरी गुड। उसके बाद एक और कंपाउंड ले लेते हैं, चलो समझो। यहाँ से ले लेते हैं ये वाला कंपाउंड, ट्रिस इथिलीन डायमाइन, ट्रिस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम रोमन नंबर 3 2 क्लोराइड, है ना? तो इसका मतलब ट्रिस इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन मतलब En ट्वाइस के थ्राइस क्रोमियम है, बराबर है। और यहाँ पे क्या है? ट्रिस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम रोमन नंबर 3 क्लोराइड। क्लोराइड पता नहीं कितनी बार है, तो क्लोराइड को बेटा क्या लिखेंगे? एक्स, बराबर है। एक्स। अभी एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? क्रोमियम का तो उन्होंने खुद ही बोला है 3 है, 1 × +3। प्लस इथिलीन डायमाइन का तो 0 होता है, पूरे क्लास को पता है। तो x × क्लोरीन का -1 इक्वल्स टू 0। तो -x उधर गया तो क्या हो जाएगा बताओ? +x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे खाली 3 आ जाएगा। बच्चों समझा सबको? यस। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। टेट्रा अमाइन मतलब 3 बार कि 4 बार अमाइन? 4। 3 बार। ओहो, टेट्रा मतलब 3 बार हुआ। 4। चार। हाँ, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन मतलब अमाइन बेटा 4 बार है। एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, H2। क्लोरिडो मतलब Cl। ठीक है, और कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट आ गया। अभी क्या बोला उसने? टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट रोमन नंबर 3 क्लोराइड ना, रोमन नंबर 3 और क्लोराइड। क्लोराइड का भी डोंट नो, क्या ले लेंगे? एक्स, है ना? बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? 1 × +3, +3। 1 × +3 +4 × 0, वाटर का भी 1 × 0, क्लोरीन का 1 × -1, x × -1 इक्वल्स टू 0। ये -x उधर गया तो +x हो जाएगा, ये 0 ये 0, 3 में से 1 गया, x का वैल्यू कितना आएगा? +2 हो गया। इजी था। हाँ बोलो। सर ये जो फिफ्थ वाला एग्जांपल है ना, CO इवन हम्म ट्वाइस, हम्म सर इधर क्लोरीडो पहले आना चाहिए था क्या? क्या? नहीं, फिफ्थ ऐसा कुछ वाला भी नहीं है। ये ई पहले आएगा ना, ABCC एग्जांपल। पहले आएगा, सॉरी, ये उल्टा हो जाएगा। डाइक्लोरिडो पहले आएगा, फिर बिसिथिलीन डायमंड आएगा। इसमें बच्चों 20 है, ये डाई ये यूज नहीं करते हैं। चलो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद आता है बच्चों आपका आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बच्चों चार टाइप है। एक है आपका लिंकेज आइसोमर, दूसरा है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, तीसरा है आपका हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर, और चौथा है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है। इसके बाद में स्टीरियो में दो टाइप आते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन आइसोमर। इट इज वेरी वेरी सिंपल। स्ट्रक्चरल आया मतलब यू आर लकी। मान लेते मेरे पास ये कंपाउंड है CONH3 5 टाइम्स Cl एंड Br, है ना। एंड लुक एट दिस कंपाउंड CONH3 5 टाइम्स Br एंड Cl, बराबर है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बोलो बच्चों। हाँ। अभी अगर मैं यस सर। इसको पानी में डालता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे मुझे काउंटर आयन में Br माइनस मिलेगा, और इसमें काउंटर आयन में Cl माइनस दिखा है। दोनों में आयन्स जो है, दोनों में जो आयन्स है वो अलग अलग आ रहे हैं कि सेम आ रहे हैं? अलग अलग। इसलिए बेटा इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं, वापस बोलो। आयोनाइजेशन। हाँ, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया ये। इसको आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। मुझे बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? रुक जाओ। ऐसा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डोनेटिंग एटम कौन है? नाइट्रोजन। और एक जगह पे बच्चों डोनेटिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो बच्चों यहाँ पे लिंकिंग एटम अलग है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। अगर हम लोग बात करें COH2O 6 टाइम्स Cl3, इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? COH2O 5 टाइम्स Cl2.H2O। इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे वाटर सिर्फ लिगेंड्स का काम कर रहे हैं, है ना, जबकि यहाँ पे वाटर लिगैंड का भी काम कर रहा है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी काम कर रहा है। तो जो आइसोमेरिज्म आ रही है वो बेटा हाइड्रेट मतलब वाटर की वजह से आ रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। कौन सा आइसोमर? हाइड्रेट आइसोमर। तो टोटल कितने टाइप के आइसोमर हुए? तीन। कौन से कौन से? स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन हुआ, लिंकेज हुआ, और हाइड्रेट हो गया। ठीक है। चौथे नंबर पे अपन लिखते हो, नंबर 4 पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में बच्चों एकदम सिंपल है। जैसे मेरे पास में CrNH3 3 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स है, एंड CrCN बच्चों 6 टाइम्स है, करेक्ट है ना। अगर मैं इस कंपाउंड को कंपेयर करूं इस कंपाउंड के साथ, CrNH3 5 टाइम्स CN, और यहाँ पे CrCN 5 टाइम्स NH3, म्यूट करो। क्या मुझे था इसका कोऑर्डिनेशन स्पीयर और इसका कोऑर्डिनेशन स्पीयर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। यहाँ पे सब के सब अमोनिया थे, यहाँ पे अमोनिया के साथ एक साइनाइड आ गया, क्रॉस किया ना एक एक। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। अगर पानी में डिजोल्व करके आयन्स अलग अलग आते हैं तो आयोनाइजेशन आइसोमर। लिंकिंग एटम अलग अलग है तो लिंकेज आइसोमर। वाटर अगर दिख रहा है अंदर बाहर, हाइड्रेट आइसोमर। और अगर दो डब्बे दिख रहे हैं, दो डब्बे मैंने आपको बताया MCQ में भी कराया था जब हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसको हम लोग हाइड्रेट कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चों स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर्स। ना स्टीरियो आइसोमर्स में बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हम लोग डिस्कस करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है, sp3 एंड DsP2। sp3 मतलब क्या होता है बच्चों? शेप। टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में कुछ भी कर लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में हो सकता है ऐसा। ये देखो, ये जो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें ये जो एंगल है वो 90 है, और ये वाला जो एंगल है वो 180 है। तो याद रखना, इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं।
और ये वाला जो है इसको सिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये। तो इसमें सिस और ट्रांस हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो। मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसा तरीका है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। तो यहाँ पे मुझे था ए और ए में कितने का एंगल है बच्चों? 90। 90। तो इसको हम लोग सिस बोलते हैं। और अगर ए और ए में बच्चों कितने का एंगल है? 180। 180। ये वाला, ये 180 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस। ठीक है, तो बच्चों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको सिस बोलते हैं और इसको ट्रांस बोलते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगर हमारे पास एम, कौन है ये? म्यूट करो ना। नीलेश तू म्यूट कर अपने आप को। अरे मेरा प्रीशा, प्रीशा यस सर। म्यूट रखो, म्यूट रखो। सॉरी सर। M A4 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे MAA, ये चारों सेम है। अगर ये चारों सेम है तो बच्चों इसमें GI हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बराबर है। अगर मेरे पास में MA3B है बच्चों, तो MA3B में भी इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी दो को भी इंटरचेंज करता हूँ तो सेम ही आएगा, तो इसमें भी GI हो सकता नहीं है। लेकिन MA2B2 में हो सकता है, जैसे ये देखो MA2B2, बराबर है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों सिस प्लेटिन, नाम सुना होगा कभी। एंटी इट इज यूज कैंसर। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर एजेंट है। प्लेटिनम है, यहाँ पे बच्चों कौन है? NH3 और यहाँ पे Cl है ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पे बच्चों दोनों सेम है ना, तो इसको बोलते हैं सिस। और अगर ये का ये दोनों ऑपोजिट साइड में चले जाए तो इसको ट्रांसप्लेटिन बोलते हैं। ट्रांसप्लेटिन इज नॉट यूज फॉर एंटी कैंसर एजेंट, सिस प्लेटिन इज यूज्ड। बट आपको ये याद हो गया कि MA2B2 में होता है बच्चों। उसके बाद में आता है MABCD। इसमें बच्चों टोटल 3 आइसोमर आते हैं। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 3। 3 में से 2 सिस होते हैं, याद रखना, NCERT स्टेटमेंट है। और एक होता है आपका ट्रांस। तो 2 तो सिस होंगे और एक होगा ट्रांस, याद रखना। कोई अगर आपको पूछे कि MABCD के 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, तो वो भी अगर मैं आपको बना के बता दूं, ये देखो M, इसमें आप क्या करोगे? एक को फिक्स कर दो, एक ए, ऐसा ऐसा, ये फिक्स कर दो। फिर आप बाद में इंटरचेंज कर सकते हो, एक बार इसके सामने बी रख दो, एक बार सी रख दो, एक बार डी रख दो, हो गया। अभी बच्चा कौन सा? यहाँ पे सी और डी, तो CD लिख दिया। यहाँ पे बचा बी और डी, तो बी और डी लिख दिया। यहाँ पे बी और सी बचा, तो बी और सी लिख दिया। ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ पे सिस कैसे हुआ? कोई भी दो अल्फाबेट सिलेक्ट करता हूँ मैं, ए और डी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ए और डी कौन सा है? सिस है कि ट्रांस है? सिस। यहाँ पे भी ए और डी है, यहाँ पे ए और डी, बोलो। ट्रांस हो गया। तो कितने सिस हुए? दो। तो और ट्रांस कितने हुए? 2। एक। आप बोलोगे सर मेरे को दो दूसरे सिलेक्ट करने थे, जैसे मेरे को समझो बी और सी सिलेक्ट करना था, तो बी और सी सिस हो गया, बी और सी सिस हो गया, और बी और सी ट्रांस हो गया। समझ में आया सबको? उसके बाद आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास बच्चों एक टेबल याद रखना है, MA6, सॉरी, MA6, MA5B। देखो ये कैसे टेबल बना रहा हूँ, देख लो। A6 से बेटा एक कम किया तो A5 हो गया और फिर B आ जाएगा। फिर A5 को कम करो, A4 आएगा और B2, फिर B2 को तोड़ दो, इट इज A4BC। फिर A4 को तोड़ो, इट विल बी A3B3। फिर A3 को तोड़ दो, सॉरी B3 को तोड़ दो, B2C, MA3BCD। फिर MA2B2C2। फिर MA2B2CD। फिर MA2BCDE। और फिर MABCDEF। ठीक है, एक बार पूरा वापस से पढ़ते हैं, चलो बोलो। सबसे पहले क्या आया था? MA6,
फिर आएगा MA5B, ठीक है, फिर आएगा MA4B2, फिर MAA4BC, फिर MA3B3, फिर MA3B2C, फिर MA3BCD, फिर MA2B2C2, फिर MA2B2CD, फिर MA2BCDE, फिर MABCDEF, ठीक है ना बच्चों। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का टेबल आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे? म्यूट करो नीलेश। 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, याद रहेगा? 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15। इसमें बच्चों जो MA3B3 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो वर्ड सर आता है बच्चों, फेस और मर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या होता है ये फेस और मर? तो सुनो, मान लेते हैं आपको दो स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा फेस है और कौन सा मर है। तो ये देखो, ये ए है, और यहाँ पे मान लेते हैं BA BA BA। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ए का एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे बच्चों बी का एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ऐसा, बी का एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे। इसको बोलते हैं फेस। इसमें कोई भी एक है ना ए, कोई भी ए है ना, एक दूसरे से 180 पे नहीं है, कोई भी बी जो है वो भी 180 पे नहीं है। अगर मैं बात करूं मर की, तो बच्चों एक जो होगा ना ए, वो 180 पे हो जाएगा, ये देखो, बराबर है। और एक जो बी होगा वो भी 180 पे हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक ए टी बन रहा है, देखो अल्फाबेट टी बन रहा हाँ, है, और एक यहाँ पे भी एक टी बनता हुआ दिख रहा है, देखो देखो आपको बी का टी, ऐसा। तो यहाँ पे दो टी बनेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, देखो, दिख रहा है सबको? हाँ, तो इसको बोलते हैं हाँ मर सर। आइसोमर, इसको मेरीडियोनल बोलते हैं। तो याद रखना, ये साल के जेई पेपर में भी आया था और एनसीईआरटी में दिया भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मर आइसोमर। अगर मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे हो और आपको क्वेश्चन आ गया कि प्लैटिनम या तो कोबाल्ट NH3 थ्री टाइम्स Cl2 एंड Br, इसके बोलते हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो बच्चों इसको मैच करो किसके साथ? MA3B2C, है ना? MA3B2C, MA3B2C बोलो, 3 कितने आइसोमर। ज्योमेट्रिकल? तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, बस खत्म। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इतना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में कभी कभी चिलेटिंग लिगैंड वाले भी आते हैं, और हमारे सिलेबस में एक चिलेटिंग लिगैंड वाला फेमस नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा फेमस है ये वाला। इसके आपको कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो पूछते हैं, ठीक है, और टोटल आइसोमर भी पूछते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये हुआ कि EN इज अ चिलेटिंग लिगैंड, ऐसा। तो ये EN एक इधर आया, एक EN इधर आया, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, बराबर है। ये सिस है कि ट्रांस है बच्चों? सिस है, इसमें प्लेन ऑफ इस सिमेट्री नहीं होती है। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा है ना, दोनों दोनों टुकड़े सेम आ रहे हैं। नहीं बच्चों, ये 3D में देखोगे तो कैसा आएगा, ये तो ऑक्टाहेड्रल शेप है ना, प्लेनार थोड़ी है। तो ऐसे कट करके सेम आने वाला नहीं है। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो क्या इसका एक मिरर इमेज होगा? यस और अगर इसका मिरर इमेज होगा तो बच्चों वो यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे En और यहाँ पे भी En, और इसको भी क्या बोलेंगे? CC बोलेंगे। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या हो जाएगा? लेवो। और एक होता है बच्चों इसका ट्रांस, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। En यहाँ पे भी Cl क्या इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस तो ये अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। तो बच्चों इसके टोटल कितने आइसोमर हुए? तीन। समझ में आया? तीन हुए। कैसे?
सिस के 2 हो जाएंगे ना। सिस के 2 ट्रांसलेट। सिस का जो 2 हुआ उसमें दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एनसीईआरटी के हिसाब से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा हूँ, और उस कंपाउंड का फॉर्मूला है COEN थ्राइस। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, बट इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है इसका। मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है बट इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। इसका स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है, ये देखो इस तरीके से, EN यहाँ पे 1, EN यहाँ पे 2 और EN यहाँ पे 3। इसका मिरर इमेज भी तो होगा। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, मतलब सिस ट्रांस नहीं है, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना। अभी मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूँ, आरपी ट्रिक, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर आपको कंपाउंड चेक करना है बच्चों, इसका श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेक करना है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो 2 कंडीशन याद रख लो बस। ये गुरु मंत्र है, कभी रॉन्ग नहीं हुआ इसमें। आपका कंपाउंड बच्चों उसमें चिलेटिंग लिगैंड होना चाहिए। जिस भी कॉम्प्लेक्स में कौन सा होगा चिलेटिंग लिगैंड, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आपके ओके। कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए बच्चों, चिलेटिंग लिगैंड। अगर चिलेटिंग लिगैंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर 2 ऑप्शन है, समझो 2 ऑप्शन है जिसमें चिलेटिंग लिगैंड है, 2 ऑप्शन ऐसे जिसमें बच्चों कौन सा लिगैंड है, चिलेटिंग लिगैंड है, करेक्ट है। तो जो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो ट्रांस वाला होता है, कौन सा होता है बच्चों, ट्रांस वाला, वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ट्रांस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सबको समझा? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आप तो कर पाओगे। तो ये आपका पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म के ऊपर कंसेप्ट हो गया बच्चों। एक बार रिवाइज करता हूँ। आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन, लिंकेज है, हाइड्रेट है, याद रखना। आयन्स अलग अलग आया तो आयनाइजेशन, लिंकिंग एटम अलग अलग है तो लिंकेज आइसोमर, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया तो खत्म। वाटर अगर अंदर बाहर अलग अलग दिखा तो हाइड्रेट, 2 डब्बे दिखे तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद आता है स्टीरियो। स्टीरियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है और 6 भी होता है। 4 में sp3 टेट्राहेड्रल, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अभी अगर हम लोग को बोले MABCD में, तो टोटल 3 आइसोमर होते हैं, उसमें से 2 सिस होते हैं और 1 ट्रांस होते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वो टेबल याद रखना, इसमें फेस मर MA3B3 में होता है, और COEN ट्वाइस Cl2 में 3 आइसोमर होते हैं, 2 सिस वाले होते हैं और 1 ट्रांस वाला होता है, और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये कंपाउंड इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए याद रखना, चिलेटिंग लिगैंड कंपलसरी। अगर 2 ऑप्शन रहे तो जिसमें सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इतना सबको समझा? हाँ इसके बाद आता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT। और ये कंपाउंड, ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन, आपको पूछेंगे मॉलिक्यूल का शेप, उसके बाद में आपको पूछेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर आपको उसका पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, फिर आपको बोलेंगे ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद आपको पूछेंगे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऐसे क्वेश्चंस ये सब के सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मतलब इतने सारे क्वेश्चन है ना कुछ तो आने के चांसेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको 3 एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, अच्छे से सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं FeCN6 3-। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Fe का। x प्लस 6 × -1 = -3। x -3 + 6, बोलो x का वैल्यू कितना, +3। करेक्ट है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। पक्का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +3 है। 3d6 4s2 हो जाएगा ना। हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये 5 आएगा। 3d5 4s0 हो जाएगा, बराबर है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे इसका जो d ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5, 1 2 3
4 5, s ऑर्बिटल खाली पड़ा है, p ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है। करेक्ट है। अभी आपको देखना है बच्चों कि यहाँ पे जो लिगैंड है वो कौन है, साइनाइड है ना। Strong एंड field. साइनाइड जो है बच्चों इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। कैसे याद रखोगे, कान नाक और हाथ। ठीक है। अभी ये क्या है सर, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन, बराबर है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन। अगर कोई डोनेटिंग एटम कार्बन है और नाइट्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और ऑक्सीजन और हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बच्चों में जो बोल रहा हूँ गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सब तभी कराओगे जब 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या बोला मैंने, सबने सुना? हाँ Yes, sir. हाँ सर, वापस तो बोलो। अगर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी पेयरिंग करवाओगे, वरना पेयरिंग होगी क्या? नहीं, नहीं. कभी भी पेयरिंग कराना नहीं। 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या यहाँ पे 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? हाँ तो सर। पेयरिंग होगी। और अगर पेयरिंग होगी तो बच्चों क्या होगा, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 और 5, बराबर है। ये आपका एस और ये पी ऑर्बिटल बैठा है। टोटल कितने मेहमान आने वाले हैं बच्चों? 6 ना। ये देखो इधर 6 है ना। तो यहाँ पे जी। पहला मेहमान बैठेगा, इधर दूसरा बैठेगा, इधर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? D2sp3 होगा। और D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल। करेक्ट। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है? है एक। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है ना। तो एन का वैल्यू 1, और अगर एन का वैल्यू 1 है तो म्यू का वैल्यू 1.73 bm बोर मैग्नेटॉन। और सिंस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरा। आपको नहीं लगता है इसके अंदर पहले बच्चों बहुत ज्यादा स्पिन था, हाँ। उसका बहुत सारा स्पिन मर गया, देखो आया ना। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई या नहीं हुई? हुई। हुई. और इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग होने की वजह से अभी इसका स्पिन क्या हुआ, लो स्पिन या हाई स्पिन? लो। बड़ा न्यूटन लो। लो स्पिन, बहुत अच्छे। रुक जाना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। आप बताओ, जब इसमें जो मेहमान आए 6, उन्होंने पेयरिंग के लिए जब डब्बा ढूंढा या ऑर्बिटल ढूंढा तो उन्होंने डी ऑर्बिटल जो है वो 3D वाला ढूंढा या 4D वाला? 3D. 3D ना। और 3D और 4D में न्यूक्लियस के करीब कौन आता है, 3D आता है कि 4D? 3D। 3D, इसका मतलब इसने अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज किया ना, मतलब न्यूक्लियस के करीब वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल इनर कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स याद रखना। और अगर वो बाहर वाला यूज होता तो आउटर ऑर्बिटल आउटर कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल। बस कितना इजी था, समझा सबको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। COF6 3 इसमें कोबाल्ट का कितना आएगा, +3 राइट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, बोलो। 3D7 4s2, बराबर है। कोबाल्ट इसमें अगर +3 हो गया तो क्या होएगा बताओ, 3D6 4s0 हो जाएगा। अगर 3D6 4s0 होगा बच्चों तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एस डब्बा खाली पड़ा, पी डब्बा खाली पड़ा है ना। कौन से लिगेंड आ रहे हैं बच्चों, हेलोजन। हेलोजन इज अ वीक फील्ड लिगेंड और वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फील्ड। वीक। और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो बच्चों इसमें 6 मेहमान जो है वो यहाँ से बैठना शुरू करेंगे। हाँ। और फिर डी ऑर्बिटल बाहर वाला यूज होना पड़ेगा, 4D वाला बच्चों। हाँ सर। तो मुझे था इसमें sp3d2 आएगा कि D2sp3 आएगा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, म्यू का वैल्यू 4.89 हो जाएगा। और ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? High. हाई स्पीड। हाई स्पिन है। और दूसरा बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर। आउटर ऑर्बिटल? आउटर। अच्छा, 40 इज ओवर, एनी डाउट? No. नो। नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों ध्यान देना। CuNH3 4 टाइम्स 2+, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। आई रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। कॉपर का जो है यहाँ पे +2 है बच्चों। कॉपर 29 होता है। इट इज 3D10 4s1 ना।
कॉपर +1 की बात करूँ तो 3D9 होगा, 4s 4s0। अभी आपको बताओ डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बराबर है। एस ऑर्बिटल खाली पड़ा है, पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, बराबर है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों, अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भी, अगर अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी बच्चों मतलब पेयरिंग करवा सकता हूँ क्या मैं? जगह तो होना चाहिए। हम्म। हाँ सर। जगह है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है तो बेटा पेयरिंग नहीं होगी। तो हम लोग को लगता है कि इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3, लेकिन इसका sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है। जब इसका बॉन्ड एंगल चेक किया तो 109.5 आया ही नहीं, 90 आया। तो बाद में पता चला कि ये अमोनिया इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लात मार के इधर भगा देता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप किया, तो बताओ यहाँ पे मुझे बताओ कितने मेहमान आ रहे हैं? 4 ना? 4। तो 1 2 3 और 4, बताओ क्या हाइब्रिडेशन होगा? DsP2 और DsP2 का क्या शेप होते हैं? स्क्वायर प्लेनर। एन का वैल्यू 1 है तो म्यू का वैल्यू 1.73। 1.7 पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो लो स्पिन हाई स्पिन वो सब नहीं चेक करते बच्चों, समझा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही आता है वो। क्या मेरे हर एक स्टूडेंट को समझा ये? क्या यहाँ पे जितने भी मैंने यस क्वेश्चन सर। लिखे थे सबके आंसर्स बैठे दिमाग में? हाँ सर। पक्का? हाँ। चलो एक क्वेश्चन और करते, लास्ट वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लेते हैं आपको दिया है CONH3 6 टाइम्स और यहाँ पे 3+ है, इसमें कोबाल्ट भी +3 है बच्चों। कोबाल्ट 27 होता है, 3D7 4s2। चलो चलो फटाफट बोलो। कोबाल्ट +3 लिखूंगा, 3D D6 कितना हो जाएगा 6, 4s कितना हो जाएगा 0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ पे? 6 ना? 1 2 3 4 5 और 6। 6। समझा सबको? आप बताओ यहाँ पे अमोनिया कौन सा टाइप का लिगेंड है? strong strong और अमोनिया अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? 3 से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 से ज्यादा है पेयरिंग होगी। और अगर पेयरिंग हो जाएगी बच्चों, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6। पहला मेहमान कहाँ से बैठेगा बच्चों? D2 से। डी। D2 से, जी। और फिर ये तीसरा, ये 4 5 और 6। बताओ इसका हाइब्रिडेशन बोलो। D2H3। D2sp3। और D2sp3 होगा तो बच्चों क्या आएगा नाम? हाँ। octahedral ऑक्टाइड। ऑक्टाहेड्रल। एन का वैल्यू 0, म्यू का वैल्यू 0। 0। 0। पैरा या डायामैग्नेटिक? डाय डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। फिर दो स्पिन। Yes. लो लो स्पिन या हाई स्पिन। स्पिन? दो स्पिन। लो Low लो स्पिन। स्पिन। आउटर इनर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल? inner इनर orbital हो ऑर्बिटल। गया था बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्सेप्शन, ऑल लिगेंड्स, ऑल लिगेंड्स, ठीक है, सारे लिगेंड जितने भी लिगेंड्स होते हैं दे आर वीक फील्ड लिगेंड, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोई भी हो, ठीक है। 1 2 मिनट ना बच्चों, 1 मिनट। yes बोलो। सारे के सारे लिगेंड्स वेदर दे आर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबके सब लिगेंड, हाँ, सबके सब वीक फील्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी काम करेंगे अगर आपका एलिमेंट 4D सीरीज का है या तो 5D सीरीज का है या तो 6D सीरीज का है। सबको समझा? क्या मैंने बोला सबने सुना? yes sir क्या बोला? यस सर। सारे के सारे लिगेंड वेदर दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, दे विल एक्ट एज डैश स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ 4D 5D एंड 6D सीरीज, ठीक है। उसके बाद में वोक्जा को 3,
मतलब कोबाल्ट +3 के साथ में वाटर होगा, और अगर ऑक्सलेट होगा तो ये दोनों के दोनों है तो वीक फील्ड, लेकिन दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। समझा? तीसरा, ये एक्सेप्शन है। तीसरा फनी 4, मतलब क्लोरीन विथ Na+4, निकल+4 के साथ में, निकल+4 के साथ में इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, निकल+4 के साथ में इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और फोर्थ एंड द लास्ट वन, आयन मैन 22 अमोनिया, आयन मैन 22 अमोनिया, बराबर है। मतलब Fe2+ के साथ एंड Mn+2 के साथ में अमोनिया जो है इट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगैंड, है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बट इट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों लेक्चर के बाद में 3 कंपाउंड थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना। एक है NiCN4 2-, दूसरा है NiCO4 जैसे मैंने सीखा वैसे ही, और तीसरा है NiCl4 2-। ये 3 कंपाउंड प्रैक्टिस करना। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. सबको यहाँ तक समझा? आगे Yes, बढ़ते sir. हैं, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ एक बार बोलो, तीनों क्वेश्चन वापस बताओ ना। कौन सा वो तीनों? पेज वापस लेके आओ ना। हाँ एक मिनट हाँ सर, वो गया पीछे। वो तीनों क्वेश्चन जो आपने ऊपर लिखा था। हाँ एक मिनट, NiCN4। मैं भेजूंगा ना PDF। हो बच्चों गया समझा सर। यहाँ तक? हाँ चलो, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो क्या बोलता है, ध्यान से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है हमारे पास दो कंपाउंड्स के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग सिर्फ डी सबशेल की ही बात करते हैं। कौन से सबशेल? डी, ठीक है। और ये बोलता है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। म्यूट करो बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है, कौन है यार, कौन है? नीलेश 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 भाई यार, थोड़ा शांत रहना यार तुम। नीलेश चलो का एयरफोन खराब हो गया। चल तुम हेडफोन निकाल के बेटा सुन ले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले डी ऑर्बिटल समझ लेते हैं। डी सबशेल में बच्चों टोटल कितने होते हैं? DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² एंड DZ², है ना। तो DXY जो होता है, DXY जो होता है बच्चों, उसमें X एक्सिस और Y एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। DYZ में Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, और DXZ में X और Z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। समझ में आया? DX² - Y² में बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो X और Y एक्सिस के ऊपर होगा ऐसे। DZ² में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो Z एक्सिस के ऊपर होता है, और इसमें एक रिंग होता है ऐसे। सबको पता है ना? हाँ सर। नीलेश हाँ नीलेश सर। नीलेश, आवाज आ रही है देखो? हाँ तो है ना, हेडफोन निकाल ठीक। और फोन साइड में रख के खाली सुन, ठीक है बच्चों। अभी मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल है, और ये जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे बच्चों इन सबकी एनर्जी सेम है, तो इसको बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल। सुना है नाम? यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी समझो, है ना। अभी जब हम लोग यहाँ से जाते हैं ऐसा, जब लिगैंड इसके पास आता है तो इन सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना।
और जब लिगैंड एकदम करीब आएगा तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल है, इस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स होता है, सब में एंगल कितना होता है, 90 होता है, बराबर है। तो अगर मैं इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट करूँ ऐसे, तो मुझे था ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। क्या यहाँ सब जगह पे लिगैंड्स है बच्चों? Yes. क्या यहाँ से जब लिगैंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, तो क्या इसको इधर लिगैंड के ऊपर जो जब लिगैंड आएगा तो वो किस एक्सिस से आ रहा है, एक्स एक्सिस से आ रहा है, वाई एक्सिस से आ रहा है, जेड एक्सिस पे आ रहा है ना? तो क्या वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है कि इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है? along with तो अलोंग द Long. एक्सिस आएगा तो बच्चों आपको लगता है इसको रिपल्शन फील होगा, इसको रिपल्शन फील होगा, Yes. और इन तीनों को रिपल्शन Same. फील होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लिगैंड तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ Yes. से, और जब यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे दिख रहा है, जब आएगा तो Also, इसको कोई yes. फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सेम यहाँ से जब लिगैंड आएगा, यहाँ से जब लिगैंड आएगा, तो ये तो साइड में आ गए ना, ये तो इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब नहीं. लिगैंड इधर से आएगा तो इसको फर्क पड़ेगा, इसको भी फर्क पड़ेगा। जब लिगैंड इधर से आएगा तो इसको भी फर्क पड़ेगा। बोलो समझा? Yes, sir. हाँ तो सर। आप बताओ, इन पांचों में से किसको किसको फर्क पड़ेगा? इन दोनों को ही फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों का एनर्जी जो है वो स्प्लिट होके Yes, ज्यादा sir. हो जाएगा, और इन तीनों का एनर्जी स्प्लिट होके कम आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना एनर्जी इसका बढ़ेगा उतना ही एनर्जी इसका कम होगा। समझा? इसका जो एनर्जी कम होता है वो होता है बच्चों माइनस 0.6 डेल्टा ओ। एक मिनट, ये देखो, ये हो जाएगा आपका -0.4 डेल्टा ओ, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 0. एक सेकेंड, 4 × 3 और ये 0.6 डेल्टा हो, बराबर है। इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी नीचे क्रिएटेड वाला नॉर पीस बी आ गया ना. डिस्ट्रॉयड। रुक जाओ। अभी मुझे एक बात बताओ, नीचे वाला 0.6 पीस आ इंटू, गया सर. 2 मिनट रुको ना, मैं बता तो रुको ना। 0.6 × 2 करो बच्चों, कितना आएगा? 1.2. 1.2। और 0.4 × 3 करो बच्चों, 1.2. तो जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ तो इतना ही यहाँ पे डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अभी अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पे बच्चों स्प्लिटिंग ज्यादा होती या कम होती? ज्यादा होती. ज्यादा ज्यादा होती, तो बच्चों यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाता है, इतना ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाता है यहाँ पे ऐसा। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ, इसको बोलते हैं T2G ट्रिपली डीजेनरेट, इसको बोलते हैं EG डबली डीजेनरेट, है ना? T2G एंड EG। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपके पास डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, समझो, सुन लो अच्छे से, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इधर ही जाता, यहाँ पे भी इधर ही जाता। दो होते तो वो इधर जाता, वो इसमें भी इधर ही जाता। तीन होते तो वो भी इधर ही जाता, इधर ही जाता। चौथे में बच्चों प्रॉब्लम होती, हाँ या ना? अगर आपका लिगैंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगैंड है, और अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड में कहाँ जाना पसंद करेगा? ऊपर. ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है, पेयरिंग नहीं करेगा वो, और इसमें ऊपर जा पाएगा कि इधर? यहाँ पे ऊपर. पेयरिंग हो जाएगी। तो मैंने आपको इसलिए तो बोला था ना, पेयरिंग कब होती है बच्चों? Strong field. Strong field. strong नहीं नहीं नहीं, strong स्ट्रॉन्ग फील्ड field. लिगैंड तो है, बट मिनिमम कितने कार्बन होगी तो पेयरिंग होगी? 4. 4 कार्बन। तो मैंने बोला ना, इसलिए तो बोल रहा था आपको, 4 कार्बन होगा तो पेयरिंग होगी। समझा? Yes, sir. पक्का? तो बच्चों याद रखना, 4 कार्बन मिनिमम होगा तो पेयरिंग होगी। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, सुनो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा FeCN6 3-, इसमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहाँ पे Fe+3 है ना? बताओ, Fe का 26 होता है, इट इज 3d6 4s2। Fe अगर 4s2. +3 में है तो क्या होगा, 3d5 होगा ना, बराबर है? हाँ, आप Yes. बताओ, साइनाइड इज अ डैश फील्ड लिगैंड बच्चों, strong Strong बोलो। field. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, T2G एंड EG, बराबर है?
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चों नीचे 3 जाएगा कि 4 जाएगा कि 5 जाएगा कि 6? मिनिमम 6 जा सकता है नीचे। Yes. 6 तक तो ऊपर देखना ही नहीं है, अपने पास तो 5 ही है, तो T2G5 और इधर 0 हो गया, खत्म। ऐसा आपको ऑप्शन में रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा T2G3 EG2, एक रहेगा T2G4 EG2, ऐसा कुछ भी ऑप्शन रह सकता है। पहले बोलो, समझा सबको? हाँ सर। Yes. अगर ये का ये बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, कौन सा होता? टेट्राहेड्रल, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड है। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिट करूँ, तो बच्चों यहाँ पे कोई भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं आएगा। या फिर अगर इसको हम लोग समझाने के लिए बेटर इस तरीके से अरेंज करिए, देखो, तो हर एक लिगेंड बच्चों एक्सिस के बीच में आ रहा है, देख लो। कोई भी एक्सिस पे आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहे। तो यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है वो पहले स्प्लिट होगा, और जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं उनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, तो इसलिए T2G ऊपर आता है, EG नीचे आता है। बोला हाँ या ना? इसको T बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। हाँ। इसको T2 बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। सर इसमें G क्यों नहीं आता है? इसमें बच्चों वर्ड G नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? G कब आता है पता है? जब कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। क्या हो, वापस बोलो? सेंटर ऑफ Center of सिमेट्री। जैसे ये देखो, ये वाला है, ऐसे गए तो लिगेंड है, इसके पीछे भी लिगेंड है, ऐसे गए तो लिगेंड है, इसके पीछे भी लिगेंड है, ऐसे गए तो लिगेंड है, इसके पीछे भी लिगेंड है। तो क्या इसमें फ्रंट में जाने पे और बैक में जाने पे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। बस बच्चों इसमें नहीं आएगा ना, लेकिन इसमें गया इधर तो कुछ है ही नहीं बेटा, जबकि पीछे लिगेंड है। इधर गए तो कुछ नहीं है, पीछे लिगेंड है। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? No. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जी नहीं आएगा बच्चों। और इसमें कितने लिगेंड होते हैं? सिर्फ 4, तो इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? Come. कम। इसलिए याद रखना, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग होता है, इट इज 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद रखना, 4/9 टाइम्स ऑफ डैश ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इतना सबको दिमाग में बैठा? Yes. दिस इज योर विच कॉम्प्लेक्स? कोऑर्डिनेशन नंबर डैश 6। याद रखना, दिस इज कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ डैश क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद आते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस स्टूडेंट्स। मेटल कार्बोनिल, जब हम लोग मेटल की बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के पास एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो इसको डोनेट करता है। मेटल के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा वो क्या है, उसका डायरेक्शन बताओ। सिग्मा बॉन्ड का डायरेक्शन बताओ। कार्बन टू मेटल या मेटल टू कार्बन? कार्बन और पाई बॉन्ड का डायरेक्शन बताओ। मेटल टू कार्बन। बच्चों इसमें है ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि मेटल ने इसका हेल्प किया, इसने भी इसको हेल्प किया, तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में सिनर्जिक इफेक्ट। नाम सुना है? हाँ। इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। अभी ना बच्चों थोड़ा सा पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से देखना। आपको ना एग्जाम में पूछेंगे कि 4 कंपाउंड दे देंगे, मैं आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड बताता हूँ, ठीक है? जैसे अगर किसी ने बोला आपको FeCO5, एक ये कंपाउंड ले लेते हैं FeCO5, एंड एक दूसरा कंपाउंड कोई भी एक ले लेते हैं जिसमें समझो माइनस आता है, समझो COCO4 ऐसा, और इसमें माइनस है, समझो ऐसे एग्जांपल के तौर पे। आपको बोलेंगे किसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग है, किसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग है, किसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और मान लेते हैं ये मेटल है, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे एक बॉन्ड बना। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये मस्त इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग।
अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा? वीक। अरे यार हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। हाँ अगर सर। मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कम होगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। सही समझा। समझा। और इसका पूरा का पूरा उल्टा इधर, इसका पूरा उल्टा इधर। अगर मेटल अपना रिच है तो, अगर मेटल गरीब है तो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा बच्चों? इसका पूरा का पूरा उल्टा इधर, पूरे का उल्टा इधर। बोला हाँ या ना? हाँ। बताओ। आप बताओ इन दोनों में से किस में मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा? बताओ। हम्म। Yes. सेकंड वाले का कि फर्स्ट वाले का? किस में मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा बच्चों? बताओ। इन दोनों में से। इन दोनों में जो सर्कल किए ये वाले, ये वाले। फर्स्ट वाले का कि तो सेकंड वाले का? सेकंड वाले का ज्यादा होगा। सेकंड सेकेंड वाले का वाले मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। किसमें मेटल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट। फर्स्ट वाले में। इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। सबको समझा? तो याद रखना ये प्लस माइनस का ट्रिक। अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो और कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों कलर। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर है या नहीं है? तो बच्चों कलर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा डी ट्रांजिशन। अगर आपके कंपाउंड में क्या है, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन है, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड हो जाएगा। अगर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलरलेस हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी बच्चों लिगैंड्स जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, इनकी वजह से भी कलर चेंज होता है। तीसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होता है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, उससे भी ज्योमेट्री से भी चेंज होता है। और चौथा एक और था, याद है किसी को? Charge trans. हाँ। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसका दो आंसर कौन सा था याद करो? KMnO4 और K2CR27। यार हाँ। इन दोनों में बेटा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। आज के बाद याद रखना, लिगेंड अगर डी 0 है और डी 10 है तो 101% कलरलेस। इट इज डैश कलरलेस। कलरलेस, और डी अगर 1 से लगा के 9 है तो कलर्ड। कलर्ड हो जाएगा। याद रहेगा सबको? इसके बाद आते हैं बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ने पढ़ा होगा शायद, EAN रूल। राइट, EAN रूल जो है, इसका क्या फॉर्मूला बच्चों? EAN इज इक्वल टू डैश Z माइनस एक्स प्लस वाई ना। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक सिंपल नंबर। मेटल X आयन। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और Y का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर। इंटू 2 ना। हाँ। बराबर है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। FeCN63 माइनस, FeCN63 माइनस, और एक होता है बच्चों FeCN6 माइनस 4। बराबर है। इन दोनों का EN निकालो। 26 तो एटॉमिक नंबर दोनों में आएगा। Z माइनस एक्स, एक्स मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, इधर 3 आएगा इधर भी 3 आएगा, प्लस वाई 12 और इधर भी 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू 2 ना। आप बताइए इसका कितना आया? 35 आया ना। और इसका कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आएगा ना, हाँ। यहाँ पे 2 नाइन। आएगा, तो बच्चों ये 36 हो जाएगा ना। तो बताओ कौन नोबल गैस को फॉलो कर रहा है बच्चों? सेकंड। डी वाला बी। अगर नोबल गैस को फॉलो कर रहा है तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए बताओ? सेकंड। देयरफॉर सेकंड वाला जो है, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। बोलो हाँ या ना? हाँ। सेकंड वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, फर्स्ट। इजी था। हाँ सर। क्या हाँ सर? मैंने लिखा कुछ और है और तुम बोल रहे हो हाँ सर। सो रहे क्या सब लोग? नहीं सर। मैंने उल्टा एरो बनाया ना? आवाज। हाँ। हाँ। उल्टा एरो बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा क्यों सर? क्वेश्चन मार्क सुनो। तो बच्चों याद रखना, EN रूल जो है ना, नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली जो EN रूल है ना, वो बच्चों बनाया गया मेटल कार्बोनिल्स के लिए। किसके लिए बनाया गया? मेटल कार्बोनिल के लिए। आवाज आ रही है सबको? Yes. हाँ सर। वो मेटल कार्बोनिल के बनाया गया है बेटा, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो सर वो मेटल कार्बोनिल के लिए क्या है, जैसे अभी FeCO5 है, समझो। कौन है कंपाउंड, कौन है? FeCO5 है, समझो। FeCO5 है, समझो, है ना। तो बताओ इसका EN कितना आएगा, बताओ। Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना है? 26 माइनस 0 + 10 कितना है? 36 आया। क्या ये नोबल गैस को फॉलो कर रहा है? हाँ, तो याद रखना, अगर मेटल कार्बोनिल में EN फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर उसको एग्जिस्ट करना है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, मतलब डायमर बनाएगा। इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर उसको एग्जिस्ट होना है तो FeCO5 एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा? इसका तो EN फॉलो हो रहा है। अभी बताइए इसका EN कितना आएगा? Z माइनस एक्स प्लस वाई ना। Z कितना है? 28 माइनस एक्स कितना है? बोलो। 0 + 8 36 आ रहा है। ये भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों CO4। बोलो कोबाल्ट का कितना होता है? 27 ना। 27 माइनस एक्स का वैल्यू 0 + 8, 27 + 8 कितना हुआ? 35 हुआ ना। क्या ये फॉलो कर रहा है? ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ये सब सी। चाइनीज एक जैसे ही दिख रहे हैं। ऑप्शंस। पता कैसे चलेगा? तो आंसर इसका सी आएगा। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो नहीं ये कर। कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज? ये और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों तो क्या होगा? CO4 माइनस हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट इज अ डैश एजेंट, खुद का रिडक्शन कर रहा है बच्चों, बोलो जल्दी से। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा वो? एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीनों में से, बस खत्म। कोई लॉजिक ही नहीं समझेगा अपने को कि क्या लॉजिक के से हिसाब से बोल रहे हैं लोग। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। पक्का? तो याद रखना, एक ये हो गया। और ये लोग डायमर भी तो बना सकता था हाँ। ये अपना डायमर भी बना सकता। अगर डायमर बनाता तो CO8 हो जाता था। अगर ये CO8 हो जाता तो क्या दिखता था? CO, इधर भी CO, ऐसे एक बॉन्ड, ठीक है। और एक CO ऐसा कंबाइन, एक CO ऐसा कंबाइन, और तीन तीन CO इधर, बराबर है। तीन तीन CO इधर भी। हो गया, खत्म। अगर अभी किसी का एक EN निकालते, अगर अपन समझो किसी का भी EN निकालू मैं, मान लेते इसका EN निकालू, तो बताओ EN इज इक्वल टू Z, Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना बच्चों? 27 माइनस एक्स तो 0 ही है अभी, वाई। ये एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, 3 लिगेंड है तो 6 हो गया। समझा? और सुनो, इस बॉन्ड का एक ही गिना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो शेयर हो रहा है। तो इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, कितना हुआ? 3। 6 तीन। + 3 9, 9 + 27 36 ना। हो गया, खत्म। समझा? हाँ सर। तो यार है ना, डायमर भी बनाते हैं लोग। अगर बच्चों 35 की जगह पे 37 आता तो, इधर 35 की जगह पे 37 होता तो लूज करता। इलेक्ट्रॉन लूज लूज। करता, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों द नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि खुद से पढ़ना है। इसके बाद आता है वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी एकदम स्टार्टिंग में आता है, लेकिन हम एंडिंग में पढ़ते हैं। वर्नर थ्योरी के हिसाब से बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीजें होती है, एक होता है प्राइमरी वैलेंस और एक होता है सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस जो होता है इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। आज के बाद याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्राइमरी वैलेंस पूछा है, मतलब उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है? बोलो।
ऑक्सीजन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंस पूछा है तो क्या निकालने बोला है? Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर। ठीक है, याद रखना। प्राइमरी वैलेंस में ऑक्सीडेशन नंबर तो बच्चों अनायन का मेन कंट्रीब्यूशन होता है, बराबर। मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है? अनायन का। और इसमें तो बेटा न्यूट्रल भी होता है और अनायन भी होता है, याद रखना। ठीक है। अभी जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया CONH3 6 टाइम्स Cl3, बराबर है। ये कंपाउंड दिख रहा है सबको? हाँ इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालो। प्राइमरी वैलेंसी कितना है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर 3। और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगा ना। 6 अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कौन सा वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। अनायन मतलब प्राइमरी वैलेंसी, बराबर है। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। अमाइन। हमारे। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर करना। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, तो कितने मोल AgCl बनेंगे? 2 मोल AgCl बनेगा। 2 मोल बनेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्लोरीन थे ना। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बता ये कंपाउंड को अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ और 2 मोल AgCl बन रहे हैं, इसका मतलब कितने क्लोरीन बाहर है? 2 दो क्लोरीन बाहर है। 2 क्लोरीन बाहर है। सब लोग ध्यान से देखना। CONH3 6 टाइम्स Cl3, CONH3 6 टाइम्स 5 टाइम्स ClCl2, CONH3 4 टाइम्स Cl2Cl, एंड CONH3 3 टाइम्स Cl3। आप बताओ, फर्स्ट कंपाउंड आपको पानी में जाने के बाद कितने आयंस देगा? टोटल 4 आए। ये कितने आयंस देगा? 3 ये कितने आयंस देगा? 2। और ये एक भी आयन नहीं देगा, ये खुद ही है। सब लोग मुझे बताओ, इन सबका प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस बताओ। प्राइमरी वैलेंस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3, 3, 3 और 3। सेकेंडरी वैलेंसी इसका 6, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। पहले बोलो समझा यस। ना। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है फर्स्ट वाले में, वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड में, सेकंड में मतलब यहाँ पे कितने क्लोरीन जो है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं? 2 द आंसर इज 3। आदर्श, नींद में मत रहे बेटा। इट इज सेटिस्फाइड बाय बोथ अनायन ना। ये भी अनायन है, ये भी अनायन है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बताओ इसमें तो। क्लोरीन और अमाइन दोनों। बहुत अच्छे। अभी ये क्वेश्चन पूछूं मैं, ध्यान से सुनना सब लोग। कितने क्लोरीन इसमें सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 तो एक। वेरी गुड। और कितने क्लोरीन जो है प्राइमरी वैलेंसी? 3 तीन। सब लोग इस क्वेश्चन को देखो अभी ध्यान से। इसमें कितने क्लोरीन जो है सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं? अंदर कितने? बेटा लिखा है ना, दो। दो। और हाँ, दो। कितने क्लोरीन जो है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं? 3 तीन। 3। पक्का? समझा? अगर मैं आपको बोलूँ कि इन चारों में से अगर सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है और 100% आयनाइजेशन होता है, तो इसमें से सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा? पहला। पहला। क्यों? सेकेंड वाला कैसे है? हाँ राहुल, कैसे बेटा? कुछ भी देगा नहीं बराबर। बराबर है। उसके बाद में फर्स्ट वाले में 4 आयंस बनेंगे, दूसरे वाले में 3 आयंस बनेंगे, तीसरे वाले में 2 आयंस बनेंगे, लास्ट वाले में आयंस बनेगा नहीं। किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? बोलो। लास्ट। लास्ट वाले का। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा? पहला। फर्स्ट वाले का। हो गया, इजी था। एकदम। पक्का? तो बच्चों, दिस इज योर कंप्लीट डैश थ्योरी, वर्नर थियरी। वर्नर थ्योरी, एंड दिस इज योर कंप्लीट विच चैप्टर? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन। अभी हम लोग इसके MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ।
सबको स्क्रीन दिख रहा है? सर बोलो। सर स्क्वायर प्लेनर हाँ की सर। जो स्प्लिटिंग है वो नहीं पढ़ना है ना? हाँ, स्क्वायर प्लेनर का जो स्प्लिटिंग होता है वो। नहीं 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 पढ़ना है, वो नहीं है सिलेबस में, वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है, उसमें तो स्प्लिटिंग होता है, डबल ट्रिपल स्प्लिटिंग होता है वो। और सर जो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है उसका ऑर्डर। वो आएगा इसमें क्वेश्चन, सिंपल है ना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा ना बच्चों, सुन लो सब लोग, वो क्वेश्चन में भी आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा ना, हाँ ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा ना तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ऐसा। व्हेन वन मोल ऑफ, सब लोग स्क्रीन पे देखना अभी, when 1 mole of this compound is treated with excess of AgNO3, 3 moles of AgCl are obtained। बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर राइट है? लास्ट। हो गया, खत्म, इजी था। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स गिवन। सर बच्चों सी ऑप्शन। अगर अगर मुझे ऑप्टिकल दिखाना है तो मुझे उसका मतलब चिलेटिंग लिगैंड होना चाहिए कंपलसरी, बी का 1। हो गया, स्टोरीज ओवर। एनी डाउट? 2 डब्बे दिख रहे हैं, 2 डब्बे। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्या ये रिड्यूसिंग नेचर वाले हैं? इसमें क्रोमियम +2 में है और यहाँ पे Fe +2 में है, बताओ। ये निकालना पड़ेगा ना। En निकालना पड़ेगा। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं ना। 3D कितना है ये? क्रोमियम का 3d5 4s1 होता है ना, तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d4 हो जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेन गेन करना चाहता है कि लूज करना चाहता है? करना चाहेगा। और अगर गेन करना चाहेगा तो? Cr+, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो क्या होगा इसका, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा एजेंट है वो? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं वही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद का रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ना, हाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, वो तो राइट है क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है, तो ये रॉन्ग है और ये राइट है, ढूंढो ऐसा। थर्ड। फोर्थ अरे आएगा ना। फोर्थ 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 आएगा, सॉरी पहला गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स बस यू इज लीस्ट स्टेबल, जिसका के का वैल्यू सबसे कम होगा। बच्चों ये अभी क्या है, फिलहाल लॉग के है ना, तो के का वैल्यू कितना होगा बताओ? 10⁻11.6 है ना, हाँ तो बताओ यहाँ पे 10⁻27.3, यहाँ पे 15 है, ये 9 है, तो ये सबसे कम है ना ये, लास्ट वाला। तो ये सबसे लेस स्टेबल। व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड? अभी ये तो आपने को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। क्या हमने ये वाला सॉल्व किया था? आउटर है। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बराबर है। यहाँ पे भी ये आउटर ही होगा, ये भी आउटर ही होगा, बिकॉज वीक फील्ड लिगैंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वीक फील्ड है तो ये sp3d2 ही होगा, वो भी राइट है। तो 1 और 2 राइट है, 1 और 2 राइट है। ये थर्ड वाला, ईच ऑफ दीज आर पैरामैग्नेटिक। आउटर ऑर्बिटल है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, 1 2 3 भी राइट हुआ। हैव 4 π and 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताओ। यहाँ पे Mn+3 है ना, 3d5 4s2 होता है, तो बच्चों अगर एक 3 इलेक्ट्रॉन गए सही तो है। 3d4 हो जाएगा, ये तो राइट है। इसमें 5 होंगे, बराबर राइट है फिर। सारे सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइन डाइएको कोबाल्ट रोमन नंबर 3 क्लोराइड इज दिस। एक क्लोराइड तो बाहर होना चाहिए था, हाँ तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डैश डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड होना चाहिए कि डाइक्लोरिडो होना चाहिए था? क्लोराइडो। डाइक्लोरिडो, चलो ठीक है। बिस इथेन 1,2 डायमंड प्लेटिनम, प्लेटिनम बराबर है, रोमन नंबर कितना आएगा, 2 और 2 4, 4 बराबर है नाइट्रेट, करेक्ट है ना। बट यहाँ पे सर सर डाइक्लोरिडो नहीं आना चाहिए था, डाइक्लोरिडो आना चाहिए था। तो कौन सा लाइन करेक्ट है? फर्स्ट।
फर्स्ट वाला आ गया ना हमको तो वैसे। ये तो हमने पढ़ा था, फेरीफेरोसाइनाइड, याद है कुछ? पर्शियन ब्लू। हाँ सर। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स, ये बच्चों इसमें आएगा तो डेक्सट्रोफाइन आएगा और एप्लीकेशन। पेनिसिलिन हाँ आएगा। ये देखो स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी है। डी कार्बो डेका कार्बोनिल मैंगनीज डाई मैंगनीज। हाँ ऑप्शन 4 आएगा, कॉपर के लिए तुम लोग पेनिसिलिन देख होगा लेना, वो और थियरी में देख लेना, थियरी में देख लेना। डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज Mn2CO10, ये तो डायमर है बच्चों, तो इसमें Mn बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होता है। सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये डायमर है। अमंग दीज लिगेंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ एक फील्ड स्ट्रेंथ बच्चों हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, देखो इधर। रुक जाओ, ये देखो फील्ड स्ट्रेंथ किधर गया अपना, ये रहा, ये देखो ये रहा। ठीक है, इसको मैंने कैसे याद रखा था, याद है? आई बहार चांद सितारों में, आई बहार चांद सितारों में, कल से फिर गमगीन, अल्कोहल मतलब गमगीन। आई बहार चांद सितारों में, कल से फिर गमगीन, टोमेटो वाटर। फिर एनसीएस ईडीटी है, याद रखना। अमाइन इन साइनो कोबालामीन, ऐसे याद रखा था। अमाइन इन साइनो कोबालामीन। ठीक है, एक बार वापस बोल देता हूँ। आई बहार चांद सितारों में, कल से फिर गमगीन, अल्कोहल, गमगीन मतलब अल्कोहल हो गया, टोमेटो वाटर, ऑक्सलेट एंड वाटर। एनसीएस ईडीटी याद रखना, फिर अमाइन इन साइनो कोबालामीन। ठीक है, तो बच्चों कौन सा ऑर्डर बराबर है? वाला। फर्स्ट वाला। सेकंड वाला। देख देख लो तुम लोग, अभी तो मैंने पढ़ाया था। आई बहार चांद सितारों में, इन अमोनिया इन मतलब अमोनिया के बाद ये साइनो कोबालामीन, बराबर है, सेकेंड। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिया है द हाइब्रिडेशन मैग्नेटिक मोमेंट, अभी जस्ट पढ़ा था COF6 का, sp3d2, इसका ऑक्टाहेड्रल 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 सब में ऑक्टाहेड्रल दिया है। उसके बाद में हाइब्रिडेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइब्रिडेशन, D2 sp3d2 ना, sp3d2 ये कैंसिल। इसका क्या है बच्चों? 4 आएगा sp3d2 सर। sp3d2, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? हमने किए थे अभी, 4 थे ना, 4 है तो 4.89 आना चाहिए। 4.89 मतलब 4.9 इधर भी है, सब जगह पे है 4.9। सर MnBr4 फोर्थ ऑप्शन में टेट्राइडल है, बाकी सब में स्क्वायर प्लेनर है। MnBr4 का मैं कैलकुलेट करो ना, फिर कितना क्या आ रहा है? Mn का कितना होता है? इधर +2 है ना, 3d5 होगा, और 3d5 होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन है अगर इसमें, 1 2 4 5, ये S है और ये P है ना, पेयरिंग तो नहीं होगी, 2 3 4, sp3 आना चाहिए, टेट्राहेड्रल ना। वही बोल रहा हूँ। हो गया, फोर्थ हो मैं गया, कर डन। लेता हूँ। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था आज, हाँ बोलो। सर। Fe यहाँ पे +2 है, 3d6 हो जाएगा ना, और 3d6 है तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6 तो नीचे ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सही। बराबर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज नॉट देयर इन द नीट सिलेबस, नो नीड टू स्टडी। रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, रोजी रेड कलर, याद है? हाँ सर। द रेड कॉम्प्लेक्स इज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, बराबर है। हाँ। कॉम्प्लेक्स इज अ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड रेड कॉम्प्लेक्स ऑप्शन। इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, बोलो। NiCN4। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार देख लेते चलो फटाफट। Na+2 है ना, निकल इज 28, 3d8 4s2, तो 3d8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 DSP2 लग रहा मुझे। 7 8, और यहाँ पे साइनाइड है तो DsP2 हो जाएगा, तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं क्योंकि ये तो पेयरिंग में जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलो, एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वर्ड। सब में तो बच्चों इनर ऑर्बिटल ही आएगा, खाली जिंक में नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हाँ पेयरिंग सर। हो ही नहीं पाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन है ना उसमें तो। हाँ सर। ये आ गया तुम्हारा वेवलेंथ वाला क्वेश्चन। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ द विजिबल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट +3, आप बताओ।
वेवलेंथ ज्यादा कब होता है बताओ? फर्स्ट ऑप्शन। एनर्जी जब कम होगा। एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम कब होगी बताओ? जब वीक फील्ड लिगैंड होगा। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगैंड कौन है? वाटर है। और वाटर से ज्यादा तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ कब होगा बताओ? जब एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। तो सबसे ज्यादा वाटर का आना चाहिए वेवलेंथ, है ना? तो इसका मतलब दो ऑप्शन गए। अमोनिया और ईएन में से किस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है? टीएन में। टीएन तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट या फर्स्ट। फोर्थ? फर्स्ट। फेस मर बच्चों। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट। ये देखो, MABCD। बोलो, MABCD कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं? तीन। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बहुत इजी, बहुत इजी। बस यहाँ पे Mn+7 है और यहाँ पे +6 है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम्ड ट्रिस ट्रिस इथेन डायमाइन। 3 बार 3 बार 3 बार। अरे म्यूट करो ना यार, किसके घर पे आवाज आ रही है? कोबाल्ट 3 सल्फेट, बराबर ना? इसमें कोबाल्ट किस में है? +3 में। आपको सॉल्व कर देखना पड़ेगा। बोलो, कोबाल्ट को हम लोग क्या मान रहे हैं? एक्स। तो 1 × +3 ले लेते थे समझो। +3 × 0, फर्स्ट ऑप्शन। दिस होल 2 टाइम्स ना। +3 × सल्फेट का -2 = 0। ये कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। और ये -6, -6 +6 0 आ रहा है ना। तो आंसर फर्स्ट आएगा बच्चों। वापस बताओ एक बार। नहीं सर। समझा सबको? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये देखो। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो। आप क्या करोगे? ये तो 0 है, न्यूट्रल है। यहाँ पे 2 बार है, कोबाल्ट का +3 है तो 3 × 2 = हाँ वही किया। 6। और यहाँ पे -2 का 3 टाइम्स -6। Which of the following coordination compound is used to inhibit growth of tumors? Cisplatin. Option 4, है ना? Which of the metal present in coordination compound of chlorophyll? मैग्नीशियम। ये मैंने देखो तुम लोगों को बोला ना, ये 3 कंपाउंड देखो कितनी बार आया है ये। दिखा रहेगा आपको। ये देखो, यही पूछा है, आप लोग कर लेना एक बार। नेक्स्ट। विल एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। आई थिंक यही होगा ना। हाँ। नेक्स्ट। कौन सा रॉन्ग है? क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, ये तो इनर ऑर्बिटल होना चाहिए ना। हाँ। तो ये रॉन्ग। ये पैरामैग्नेटिक है क्या? पहले चेक किया। 3D कितना है? क्रोमियम इज 3D 5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन गया। 3D 5 4s1, 6 में से 3 गया ना। तो बच्चों एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, है ना? पैरामैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल है? सर 24 का थर्ड आएगा कि सेकंड आएगा? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करो। क्रोमियम का कितना आएगा? +3 है ना। क्रोमियम 3D5 4s1। 3D5 4s1 में बच्चों कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन गए ना। 3 इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 गया, इधर से 2 गया। 3D3 आएगा ना। 3D3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आएगा ना। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पेयरिंग कब होती है? 4 से ज्यादा, 4 या 4 4 या 4 से ज्यादा होगा तो ना। हाँ। कोबाल्ट कितना होता है? 27। 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3D कितना आएगा? 6 ना। और पेयरिंग अगर हो रही है तो वो तो 3 में ही खत्म हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें तो। ओके सेकंड सर। बराबर है। नेक्स्ट। इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड। 25th का भी आंसर सेकंड। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज का पेपर, ठीक है? टेक 5 minutes ब्रेक।